Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is third part of our current दृष्टि ईयरली. फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने नेशनल अफेयर्स कवर कर लिया है. सेकेंड पार्ट में हम लोग ने इंटरनेशनल अफेयर्स कवर कर लिया था. अगर ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके उनको देख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है. ठीक है. आज थर्ड पार्ट में हम लोग इकोनॉमिक अफेयर्स कवर करने वाले हैं. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले फिजिकल और मॉनेटरी अफेयर्स की कुछ न्यूज़ दे रखी हैं, तो उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं. देखो, इंडिया वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, किसको सरपास करके? जापान को. ओके, तो पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि किसको सरपास किया है. जापान को सरपास किया है. और कौन से नंबर की इकोनॉमी बन गई है? फोर्थ नंबर की. ये आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट. ठीक है, तो ये याद रखना कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? आईएमएफ. ओके, चलो. फिर इनके हिसाब से जो लार्जेस्ट इकोनॉमी बात हो रही है ना, कि हम लोग फोर्थ बन गए हैं, तो बाकी की भी हमको पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट नंबर की यूएस है, सेकंड पे चाइना आता है, थर्ड पर जर्मनी. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. ये दोनों तुमको याद रहती हैं कि फर्स्ट नंबर पे यूएस होगा, सेकंड पर चाइना होगा, और फोर्थ पर हम लोग बन ही गए हैं, तो थर्ड वाली हम लोग भूल सकते हैं, तो जर्मनी ये याद रखना. और फिफ्थ पे कौन आ गई है? जापान. ठीक है, पहले ये फोर्थ पे थी, तो अभी ये नीचे आ गई है, जापान हो गई है. ओके, चलो, ये देखो जापान लिखा है, ये हो गई फिफ्थ पे. फिर देखो, एफडीआई की कुछ डेटा दे रखा है, तो वो हमको याद करना पड़ेगा. जैसे कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है. अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पर आता है? सर्विसेज सेक्टर में. तो पहली चीज़ तो यही पता होनी चाहिए. फिर कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, तो उसका सीक्वेंस याद कर लो, है ना. तो सबसे टॉप पर है हमारा महाराष्ट्र, और सेकंड नंबर पर है कर्नाटका. ये दो याद कर लो. थर्ड पे वैसे दिल्ली है, याद करना चाहो कर लो, लेकिन ये तो ज़रूर याद होना चाहिए. फर्स्ट पे है महाराष्ट्र, सेकंड पर है कर्नाटका. ओके, और सबसे ज़्यादा एफडीआई आता कहाँ से है, कौन-कौन सी कंट्रीज़ से आता है, तो वो भी याद होना चाहिए. सबसे ज़्यादा आता है हमारा सिंगापुर से. ओके, 30% ऑलमोस्ट, वन थर्ड सिंगापुर से आता है, फिर मॉरिशियस, और फिर थर्ड नंबर पे है यूएस. ओके, तो ये 3 याद करने हैं, सिंगापुर, मॉरिशियस और यूएस. स्टेट में कौन हो गया? महाराष्ट्र और कर्नाटका. सबसे ज़्यादा आता कहाँ पे है? सर्विस सेक्टर में. सिर्फ इतना याद करना है एफडीआई में. चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. जो काम की न्यूज़ होगी सिर्फ वही हम लोग पढ़ेंगे, आलतू-फालतू न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे. अब जैसे ये सब न्यूज़ है ना, तो इसमें कुछ भी ऐसा पूछने लायक नहीं है जो पूछ सकता है एग्ज़ाम में. ओके, तो उस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हम लोग जो सिर्फ काम की न्यूज़ है, सिर्फ उस पर फ़ोकस करने वाले हैं. देखो, अब भाई ये है हमारी एमएसपी की बात हो रही है. एग्रीकल्चर पे आते हैं थोड़ा. खरीफ क्रॉप का एमएसपी निकला है. ओके, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि खरीफ क्रॉप पे जो एमएसपी निकलता है वो कितने क्रॉप्स पर निकलता है. तो 14 खरीफ क्रॉप्स पर निकलता है. ठीक है, तो सबसे पहले ये याद करो कि 14 खरीफ क्रॉप्स पर एमएसपी निकालती है गवर्नमेंट. अभी निकालती कौन है? मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए. सीसीईए ऐसे याद कर लो. ये निकालती है एमएसपी, अनाउंस करती है ये. ओके, और इसको चेयर कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर. ये भी पता होना चाहिए. अच्छा, अब इसमें सबसे ज़्यादा देख लेते हैं कि ये जो 14 क्रॉप्स है, इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किसमें आया है? पिछले साल के अगेंस्ट, मतलब पिछले साल के कंपैरिज़न में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किसमें हुआ है एमएसपी में? तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है रागी में. ये भी पता होना चाहिए. ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किसमें हुआ है? तो वो रागी में हुआ है. ठीक है? और एमएसपी सबसे ज़्यादा किसमें है? एक चीज़ ये याद कर लो. सिर्फ़ 2 चीज़ इसमें याद रखो कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किसमें है और सबसे ज़्यादा एमएसपी किसमें मिलता है. तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ तो हमें याद हो गया, रागी में. और सबसे ज़्यादा होता है हमारा सीसमम, है ना? इसी की देखो सबसे वैल्यू ज़्यादा है, 9846. ये वैल्यू मत याद रखो, बट ये याद रखो कि सबसे ज़्यादा एमएसपी इसी पे मिलता है, सीसमम पे. ठीक है? चलो, वैसे ही कुछ हस्बेंड्री का डाटा देख लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का. ओके, तो सबसे पहले तो यही याद कर लो कि मिनिस्ट्री, ये जो मिनिस्टर है ना, यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के, एनिमल फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. ठीक है, तो ये कौन है? ऐसे पोर्टफोलियो वाइज भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये अलग से भी याद कर लेना. सारे जितने ही पोर्टफोलियो मेन मेन है कैबिनेट वाले, तो जरूरी याद कर लेना. तो ये कौन है? ये है राजीव रंजन सिंह. इनका नाम पहले तो याद रखो कि ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड मतलब एनिमल वाली जो मिनिस्ट्री होती है, ऐसे याद कर लो, राजीव रंजन सिंह. ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है. ओके, तो ये मिल्क वैसे ही इंपॉर्टेंट थीम रही है यूपीपीसीएस में, तो इस वजह से याद कर लो, नेशनल मिल्क डे नवंबर 26 को मनाया जाता है, नवंबर 26 को. अब मिल्क की बात हो रही है, तो मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पर आता है. पहली चीज़ तो ये याद रखो, है ना. और दूसरी चीज़ क्या? स्टेट वाइज शेयर. शेयर सबसे ज़्यादा यूपी में होता है मिल्क, सेकंड नंबर पे राजस्थान. सिर्फ 2 याद रखो, यूपी और फिर राजस्थान. ठीक है,
फिर देखो एग की बात कर लेते हैं। एग में कौन सबसे टॉप पर है? आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु। सिर्फ दो दो याद रखो बस। एग में आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। फिर देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे एग वाला है ना, इसका निमोनिक ऐसे बना लो, ई ए टी, ईट, है ना। एग को हम लोग क्या करते हैं? ईट ही तो करते हैं। तो ई से हो गया हमारा एग, ए से हो गया आंध्र प्रदेश और टी से हो गया तमिलनाडु। ऐसे कुछ निमोनिक बना लिया करो तो इजिली याद हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो मीट प्रोडक्शन में कौन पर टॉप पर है? वेस्ट बंगाल, फिर है यूपी। ठीक है, वेस्ट बंगाल फिर यूपी। फिर देखो ऐसे इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे वेस्ट बंगाल में क्या होता है? दही मछली बहुत खाई जाती है ना, तो मछली एक तरह से क्या हो गया? मीट हो गया। तो ऐसे याद कर लो कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है और सेकंड नंबर पे हमारा यूपी आ जाता है। ठीक है। फिर वुल की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है और फिर जम्मू कश्मीर में। ओके। ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो ये तो बता ही दिया, मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पर है इंडिया और एग के मामले में सेकंड पर है। ठीक है, एग प्रोडक्शन सेकंड रैंक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे अभी हम लोग ने एमएसपी देखी थी खारिफ की, अब हम लोग देखते हैं राबी क्रॉप्स की, है ना। इसमें देखो कुछ स्टैटिक चीजें हैं, जैसे एमएसपी टोटल 22 क्रॉप्स पर निकालती है गवर्नमेंट, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि 22 क्रॉप्स पर होती है, जिसमें हमने ये तो पढ़ लिया था कि 14 क्रॉप होते हैं खारिफ। तो जितने बचे 6 बचे, है ना, तो वो राबी हो जाएंगे। और दो होते हैं कमर्शियल क्रॉप, कौन कौन से? शुगर केन और कोपरा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्लासिफिकेशन है, ये पता होना चाहिए कि 14 खारिफ पे निकलता है, 6 राबी पे और 2 कमर्शियल क्रॉप हैं। कौन-कौन से हैं? शुगर केन और कोपरा। ठीक? हो गए 22 पूरे। फिर हम लोग देखते हैं, जैसे उसमें देखा था कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किसमें हुआ है और सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी है, वही चीज़ हमको यहाँ पे देखना है। तो देखो हाईएस्ट हाइक मतलब वही परसेंटेज इंक्रीज़ किसमें हुआ है? रेपसीड एंड मस्टर्ड, इसमें हुआ है, ये याद रखना। और सबसे ज़्यादा एमएसपी है किसमें? ये देखो लेंटिल, मसूर, मसूर की जो दाल होती है ना, उसकी सबसे ज़्यादा एमएसपी है 6700। ये 2 चीज़ याद रखना, रेपसीड एंड मस्टर्ड पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और एमएसपी है किसकी सबसे ज़्यादा? लेंटिल, मसूर की। ठीक है? चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू आया है ना? ये कौन निकालेगा? ट्रेड है तो डब्ल्यूटीओ निकालेगा, सिंपल सी बात है। ओके। अब इसमें देखो क्या देखना है हमको, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, वो याद रखो बस, है ना। ग्लोबली की बात हो रही है। देखो एक्सपोर्ट के अगर मामले में देखें तो इंडिया की रैंक 18 पर है और शेयर कितना है? 1.8%, ये भी याद रख लेना। ठीक है, एक्सपोर्ट के मामले में 18th रैंक पर है इंडिया और शेयर कितना है? ग्लोबल शेयर 1.8%। वही अगर इंपोर्ट की हम लोग बात करें तो इंडिया की रैंक 9th है, इसमें शेयर कितना है? 2.8%। मतलब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, चलो। फिर देखो नेक्स्ट, सिर्फ जो काम की न्यूज़ है वही देखेंगे हम लोग। इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खुला है। ये कहाँ पर खुला है? सिर्फ ये याद रखो, मानेसर हरियाणा में, है ना। इंडिया का ये लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है। ठीक है, मानेसर हरियाणा में, सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी कुछ मत याद रखो। फिर एक ये विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट खुला है ना। ये कहाँ पर खुला है? तिरुवनंतपुरम, केरला। इनको पीएम ने इनॉग्रेट किया था। तो ये याद रखना, विजिंजम पोर्ट कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, केरला, है ना। पोर्ट और उसका जो स्टेट है वो मैच करने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि मैचिंग में आ सकता है। आपको इधर 3 पोर्ट दे देगा, 3 स्टेट दे देगा। तो जितने भी ये 12 हमारे मेजर पोर्ट्स हैं ना, जो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखे भी थे, मार्क भी किए थे, उन सबके स्टेट्स ज़रूर याद कर लेना कि कौन-सा पोर्ट कौन से स्टेट में पड़ता है। ठीक है? चलो, फिर देखो नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर यूनिट खुला है यूपी में, है ना। ये किसका जॉइंट वेंचर है? एचसीएल और फॉक्सकॉन का। कहाँ पर खुला है? जिवार एयरपोर्ट है ना, जो यमुना एक्सप्रेसवे पे, उसी के पास में खुला है। ठीक है? तो ऐसे याद कर लो। बाकी ऐसा नहीं है कि ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट है। ओके? ऑलरेडी 5 खुल चुके हैं। जैसे कि 5 में से जो 4 हैं वो गुजरात में ही हैं। ठीक है? ये देखो, बाकी जो 4 हैं वो गुजरात में, 1 असम में है। तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि पहला नहीं है और भी खुल चुके हैं। ठीक है? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, ये जो सब है ना, एनपीएस वात्सल हो गया, यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम हो गया, ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो हम लोग ने दिसंबर वाली आई दृष्टि करी थी ना, उसमें ये सब पुरानी न्यूज़ हो चुकी हैं, अब नहीं पूछेगा ये। ठीक है? पूछना होता ना तो दिसंबर वाले में ही पूछ लेता, अब नहीं पूछेगा। फिर देखो नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना? इसको इसमें रैंकिंग कितनी है इंडिया की? सिर्फ ये याद कर लो कि इंडिया की रैंकिंग 99 है और ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि इंडिया की रैंक अंडर 100 आई है
है ना? नहीं तो अभी तक हमेशा 100 के ऊपर ही रहती थी, पहली बार जाके 99 आई है, मतलब 100 के नीचे आई है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो उसमें 99 मार्क कराना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे साल में पूछी जाती है, इसमें तो जितने स्टार लगा लो उतने कम है। तो पहली चीज़ तो यही याद रखो, ये कौन क्या निकालता है? ये यूएनडीपी निकालता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ठीक है। अब इसमें देखो याद क्या करना है कि टॉप की कंट्री कौन है? आइसलैंड, है ना? मतलब टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। और इंडिया की रैंक कितनी है? 130। बिल्कुल याद कर लो, इसको रट्टा मार लो, ठीक है? नहीं अभी हम लोग एक वीडियो लाएँगे निमोनिक्स वाली कि जिसमें जितनी भी रैंकिंग्स हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स हैं, वो हम लोग निमोनिक्स से याद करेंगे, ठीक है? तो उसमें वैसे भी हम लोग याद करवा देंगे, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि पहले 130 सॉरी पहले 133 होती थी, अब जाके कम हो गई है, मतलब प्रोग्रेस हुआ है, अब 130th हो गई है, ठीक है? चलो। ये कुछ और डाटा है, इसी में ही आया है, इसको भी याद कर लो। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो गई है? 72 ईयर्स हो गई है इंडिया की, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी है? 13 ईयर्स, ठीक है? तो ये 2 डाटा और हैं, इसको ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमपीआई वैल्यू, है ना? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो इनके हिसाब से इंडिया की जो पॉवर्टी है, वो 16.4% है, ये याद रखना। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि इसमें जो रैंकिंग है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, है ना? ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 102nd है, ठीक है? चलो, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन माइनिंग, है ना? तो इसमें सिंपली क्या याद रखो कि आयरन ओर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया की रैंकिंग 4th है, ठीक है? आयरन ओर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है? प्रोडक्शन मतलब हम लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। 4th पोज़ीशन पर हैं हम लोग। वही एल्यूमीनियम प्रोडक्शन में हम लोग 2nd नंबर पर हैं, ठीक है? रिज़र्व्स की बात नहीं हो रही है कि रिज़र्व कितना है ना? उससे मतलब नहीं है। हम लोग कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो उसमें 4th रैंकिंग है आयरन में, और 2nd रैंकिंग है एल्यूमीनियम में। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स, है ना? इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे मिलता है, कोल रिजर्व्स कहाँ पर हैं? अब देखो इसमें रिजर्व की बात हो रही है, ऊपर अभी हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, ये है रिजर्व की बात। तो सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा, फिर झारखंड, 2 याद रख लो। फिर तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, है ना? ये जितना भी छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है ना, तो वहीं पर ही कोल मिलता है, ये तुम लोग स्टैटिक में भी पढ़ते हैं। तो ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा ओडिशा में है, फिर झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़ में। किसकी बात हो रही? कोल रिजर्व्स की। वहीं अगर हम क्रूड रिजर्व की बात करें और दूसरी चीज़ नेचुरल गैस रिजर्व की बात करें, तो दूसरे दोनों में ही वेस्टर्न ऑफशोर नंबर 1 पर है। वेस्टर्न ऑफशोर, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। रिन्यूएबल एनर्जी फेवरेट थीम है ना? तो इसमें क्या याद रखना है? इसमें ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा शेयर किसका है रिन्यूएबल एनर्जी में? तो सबसे ज़्यादा हम जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो विंड एनर्जी से करते हैं, ठीक है? एक क्रोनोलॉजी इसमें याद रखना, ये सब डाटा मत याद रखना, है ना? इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विंड एनर्जी से हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, फिर सोलर एनर्जी से करते हैं, और 3rd नंबर पर लार्ज हाइड्रो जो होता है ना? लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उनसे प्रोड्यूस करते हैं। तो विंड हो गया, सोलर हो गया, और फिर लार्ज हाइड्रो हो गया। ओके। अगर स्टेट वाइज हम लोग बात करें, तो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी राजस्थान में प्रोड्यूस होती है। राजस्थान में क्यों होती है? क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी होती है, ठीक है? और सेकंड नंबर पे फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है। तो ये याद रखना, ठीक है? तो राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और गुजरात हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, राजस्थान में होती है विंड एनर्जी या फिर गुजरात में होती है सबसे ज़्यादा? ये बताओ, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, दोनों को ही बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन-सा जो स्टेट है, वो प्रोड्यूस करता है? ये आप कमेंट में करके बताना कि विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती है और सोलर एनर्जी कहाँ पर होती है, ठीक है? फिर देखो डोमिनेंस ऑफ कोल इन एनर्जी मिक्स, है ना? इसमें बस ये याद रखो कि कोल अभी भी 79% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, 79% वो अभी भी कोल से ही आ रही है, ठीक है? ये देखो लिखा है ना, कोल रिमेन्ड अ बैकबोन ऑफ द इंडियाज़ एनर्जी सप्लाई कंट्रीब्यूटिंग नियरली 79% ऑफ द कंट्रीज़ डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई, ठीक है? चलो। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग आईआईपी इंडेक्स, है ना? आईआईपी क्या है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये निकालता कौन है? सबसे पहले ये याद करो, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है ये इंडेक्स। ओके। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 43। ये याद रखो, फर्स्ट पे यूएस की जब है तो फिर यूएस का ही निकालेगा, मतलब फर्स्ट पे रहेगा,
है ना? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है? फर्स्ट पे हो गया हमारा यूएस और 43 पे है इंडिया। चलो नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ राउंड ऑफ इंडियाज़ रेमिटांस सर्विस, है ना? अब ये देखो रेमिटांसेस की कुछ बात कर लेते हैं। ये जो सर्वे है वो निकाला है किसने? आरबीआई निकाला निकाला है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो रेमिटांस आता है वो कौन-सी कंट्री से आता है? तो यूएस से आता है और सेकंड नंबर पे है यूएई, ये याद कर लो। आरबीआई निकालता है ये सर्वे और इसके हिसाब से यूएस सबसे ज़्यादा रेमिटांस हमारे यहाँ आता है यूएस से और सेकंड नंबर पर यूएई से आता है, दुबई से, ठीक है? दुबई से नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। स्टेट वाइज़ अगर हम लोग देख लें कि सबसे ज़्यादा स्टेट कौन-सी स्टेट में आता है एफडीआई, तो महाराष्ट्र में देखो सबसे ज़्यादा आता है, फिर सेकंड नंबर पर केरला, ओके? और इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो 20.5% है और यहाँ पे 19.7% है, मतलब ऑलमोस्ट बराबरी है दोनों का, महाराष्ट्र का और केरला का। लेकिन अगर थर्ड नंबर की बात करें, तो वो आता है तमिलनाडु में और उसका शेयर देखो 10.4%, मतलब इन दोनों से काफ़ी कम है, ठीक है? तो इन दोनों में ज़्यादा टक्कर रहती है महाराष्ट्र में और केरला में, ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, है ना? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये पीवाईक्यू है। क्या पूछा गया था कि कौन-सी ऑर्गेनाइज़ेशन निकालती है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन, इसमें सिर्फ यही याद रखना है और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है? फिर ये लीड्स, है ना? इसको कौन-सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जैसे लीड्स लिख के आ गया, तो फिर अगर ये आपको ये नहीं पता है कि लीड्स क्या है, तो फिर आप गेस नहीं कर पाओगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती होगी, ओके? तो लीड्स का फुल फॉर्म याद रखो, लॉजिस्टिक ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, है ना? अगर पूरा ना भी याद रहे तो सिर्फ इतना याद रखो, एल से लॉजिस्टिक्स होता है, ठीक है? अगर लॉजिस्टिक याद आ गया तो फिर याद आ जाएगा कि ये कॉमर्स वाली मिनिस्ट्री होगी, ओके? चलो, नेक्स्ट देखो, अच्छा इसमें जो रैंकिंग निकलती है ना लीड्स में, उसमें अलग-अलग वो होते हैं, बैंड्स होते हैं, जैसे अचीवर होता है, फास्ट मूवर्स होता है और एस्पायरर्स होता है, ठीक है? तो हमें सिर्फ़ किसका याद रखना है, यूपी और अपने बिहार का, ठीक है? तो यूपी आता है अचीवर वाली कैटेगरी में और बिहार आता है फास्ट मूवर्स में, सिर्फ़ ये याद रखो, है ना? यूपी का एग्ज़ाम है तो फिर अचीवर वाली कैटेगरी में आता है और बिहार का अगर एग्ज़ाम है तो वो लोग याद रखेंगे कि फास्ट मूवर्स वाली कैटेगरी में आता है। चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब कुछ ये मिसेलेनियस टॉपिक्स है, जैसे डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना? मतलब एमएसएमई की बात हो रही है। तो एमएसएमई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमको याद होना चाहिए, है ना? ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है यूपीपीसीएस की। जो एमएसएमई है वो जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब ऑलमोस्ट 30%, है ना? 1/3 हो गया पूरा। तो पहली चीज़ तो यही याद रखनी है कि जीडीपी का 29% कहाँ से आता है? एमएसएमई से आता है। दूसरी चीज़, जो वर्कफ़ोर्स है ना? मतलब कितने लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो ओवर 60%, समझ रहे हो कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एमएसएमई की, कि ओवर 60% वर्कफ़ोर्स यहाँ से आता है, 29% जीडीपी यहाँ से आती है और जितना भी इंडिया टोटल एक्सपोर्ट करता है, उसका 40% एमएसएमई से ही आता है। जो भी एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स वगैरह, गुड्स एंड सर्विसेज़, वो 40% यहीं से आता है। तो इस व ये डाटा याद रखना कि 29% जीडीपी, 60% वर्कफ़ोर्स और 40% एक्सपोर्ट्स एमएसएमई के लिए। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये जो एमएसएमई है ना, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तो इन तीनों का डिफरेंस भी याद तो पता होना चाहिए, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो इसका डिफरेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से ये क्लासिफ़ाई किया जाता है और ये अभी रिवाइज़ हुए हैं। पहले ये कुछ अलग वैल्यूज़ हुआ करती थी, अब कुछ रिवाइज़ करके दूसरी कर दी हैं। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये क्लासिफ़िकेशन इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए मिनिमम, है ना? या तो फिर टर्नओवर कितना होना चाहिए मिनिमम। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब ये कैसे याद होगी? देखो, इन्वेस्टमेंट याद कर लो, टर्नओवर अपने आप याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, एमएसएमई का है ना, मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये तो लाइन से लगे हुए हैं, इसमें तो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है। इन्वेस्टमेंट याद कर लो, 2.5, 25 और 125, ठीक है? 2.5, 25 और 125, लास्ट में सबके 555 आ रहा है, ओके? तो 2.5, 25 और 125 हो गया याद, 2.5, 25 और 125। अगर ये इन्वेस्टमेंट याद हो गया, तो इसी का इंटू 4 कर दो तो फिर टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है? इंटू 4 याद रखना। देखो, 2.5 इंटू 4 क्या होगा? 10 हो जाएगा। 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 125 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे याद रख सकते हो, इन्वेस्टमेंट इंटू 4 इज़ इक्वल्स टू टर्नओवर। हो गया याद? बस ये वैल्यू याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? फिर देखो, ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट, है ना? ये किसने अडॉप्ट किया है, बस ये याद रखो, डब्ल्यूएचओ। पैंडेमिक है ना? तो हेल्थ से रिलेटेड होगा, ऐसे याद रख लो, हेल्थ से रिलेटेड मतलब डब्ल्यूएचओ, ओके? फिर देखो नेक्स्ट क्या है,
इंडियाज मेजर पोर्ट्स अचीव हिस्टोरिकल माइलस्टोन, है ना। अगेन वही मेजर पोर्ट्स, देखो बार बार आ रहा है ये, है ना। तो ये याद जरूर कर लेना कि कौन सा पोर्ट, जितने ही 12 मेजर पोर्ट हैं सिर्फ वही याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या माइलस्टोन आया है ये देख लेते हैं। दो पोर्ट हैं, कौन कौन से, पारादीप पोर्ट एंड दीनदयाल पोर्ट। इन दोनों ने 150 मिलियन, है ना, 150 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग मार्क सरपास कर लिया है। 150 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग मार्क सरपास कर लिया है। कौन से दो पोर्ट ने? पारादीप पोर्ट एंड दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। पारादीप पोर्ट कहाँ पर पड़ता है? अपना ओडिशा में। और दीनदयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट इसको पहले बोलते थे, अब इसको रीनेम कर दिया है। अब इसको दीनदयाल पोर्ट नाम रख दिया है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिला है। ये किसको मिला है? बस ये याद रखो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, है ना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है क्या? डिजिटल पेमेंट अवार्ड। बाकी ये सब कुछ मत याद रखो, ओके। फिर ये मिनी रत्ना स्टेटस दिया गया है 3 डीपीएसयूज को, है ना। डीपीएसयूज क्या होते हैं? डिफेंस पीएसयूज, है ना, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये कौन कौन सी है मिनी रत्ना? ये याद रख लो। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड एंड इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, इन तीनों को दिया गया है, ठीक है। चलो अच्छा, कमेंट करके ये बताना कि टोटल मिनी रत्नास कितनी है इंडिया में। इंडिया में टोटल मिनी रत्ना अब कितनी हो गई हैं इन तीनों को ऐड करने के बाद, ये आप कमेंट करके बताना, ओके। चलो फिर क्या है? वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? बस ये याद रखो, इंडियन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, है ना। तो ये तो इजी है याद रखना, एनर्जी की बात हो रही है तो आईईए ही निकालेगा, ओके। फिर एक ये निवेशक शिविर लॉन्च हुआ है ना। तो इसको किसने किया ये याद रखो, और ये किस लिए है और कहाँ पर हुआ है ये चीज़ याद रखनी है। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, निवेशक शिविर। निवेशक मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उन्हीं के लिए ये शिविर लगाया गया होगा। ये किसने लॉन्च किया होगा? लॉन्च क्या मतलब किसने ऑर्गेनाइज किया होगा? तो वो किया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ओके। किसके साथ मिलके? सेबी के साथ मिलके। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट वाले काम होते हैं कौन देखता है? सेबी देखता है ना। जितना भी ये स्टॉक मार्केट वगैरह वाला जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है सब सेबी के अंडर ही तो आता है। तो ये हो गया। और कहाँ पर लॉन्च किया है? पुणे में, ठीक है। तो 3 डाटा हमने याद कर लिए इसमें। फिर देखो, एक ये समिट हुई है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, है ना। ये कहाँ पर हुई है? बस ये याद रखो, रॉटरडैम में हुई है। रॉटरडैम नीदरलैंड में पड़ता है, वहां पर हुई है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? इसी के अंडर इंडिया के 3 मेजर पोर्ट्स हैं, है ना। उनको ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाने की प्लानिंग हुई है ना। मतलब बात चली है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाए जाएंगे। तो कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं? कांडला, ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में, अभी हमने देखा था, इसी का ही रिनेम कर दिया गया है, दीनदयाल। फिर दूसरा क्या है? पारादीप पोर्ट, ये ओडिशा में पड़ता है, ये भी हमने देखा था। अब तीसरा कौन सा है? टूटीकोरिन पोर्ट, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इन तीनों को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाया जाएगा। ये कहाँ पर बात हुई है? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट में। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? रॉटरडैम नीदरलैंड में, ठीक है। याद हो गया। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हो रही है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, ओके। इसके हिसाब से जो फर्स्ट कंट्री है, मतलब फर्स्ट रैंक्ड कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली फ्रीडम है ना, तो वो है हांगकांग। पहली चीज तो ये याद रखो, हांगकांग फर्स्ट पे है, क्योंकि ऐसे जल्दी हम लोग को हांगकांग स्ट्राइक होगा नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, या तो यूएस होगा, चाइना होगा, जर्मनी होगा, आइसलैंड होगा, ये सब कंट्रीज होंगी। बट हांगकांग थोड़ा हटके है, तो इस वजह से ये याद रखना। इंडिया की रैंकिंग तो जरूर याद रखनी है, तो इंडिया की रैंकिंग 84th है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात कर लेते हैं, इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात। तो सबसे ज़्यादा देखो, ट्रेडिंग पार्टनर, ये एक डेटा निकाला है, किसने निकाला है? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, है ना। इनके हिसाब से चाइना बन गया है अपना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। किसको सरपास कर दिया है? पहले यूएस हुआ करता था, है ना। अब यूएस से ज़्यादा हम लोग ट्रेड किससे कर रहे हैं? चाइना से कर रहे हैं। तो ये याद रखना, ये हम लोग फंस सकते हैं कि हम लोग को लगता है यूएस से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता होगा, बट नहीं, अब जाके चाइना से हम लोग का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चाइना फर्स्ट नंबर पे हो गया, सेकंड नंबर पर यूएस हो गया। फिर देखो स्वावलंबनी स्कीम, इसमें क्या याद रखना है? कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च करी है? स्वावलंबनी, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये किसके रिलेटेड होगा? स्वावलंबनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट इन कहाँ पर? एंटरप्रेन्योरशिप में। तो अगर वुमेन से रिलेटेड है तो फिर कौन निकालेगा, है ना। वैसे तो लाइक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट निकालनी चाहिए, तो यहीं पर ये कैच है।
इस वजह से इसको याद रखना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट निकालेगी। क्यों निकालेगी? क्योंकि वही बात है ना, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बस, ओके? चलो, तो ये 2 चीज़ याद रख कर ली कि मिनिस्ट्री कौन-सी है और किस लिए है, ठीक है? अब ये लॉन्च हुई कहाँ पर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्च हुई है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, जैसे कि असम हो गया, मेघालय, मिज़ोरम, है ना? तो बेसिकली सिंपली ऐसे याद रखो कि नॉर्थ ईस्ट, ये देखो लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो वुमेन एम्पावरमेंट होगी एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, वही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, स्वावलंबनी स्कीम। मिनिस्ट्री तो याद हो गई, स्किल एंड डेवलपमेंट, है ना? चलो, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात हो रही है ना, इंडियाज़ एक्सपोर्ट सोअर टू हिस्टोरिक हाई। तो हम लोग ने ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाला डाटा तो पहले भी देख लिया था, है ना? तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो, एक्सपोर्ट हम लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे करते हैं? यूएस में, फिर यूएई में, थर्ड नंबर पे नीदरलैंड और फिर चाइना। तो ये नीदरलैंड कुछ नया आ गया है, तो इस वजह से इसको याद रखना। फर्स्ट पे तो ऑब्वियस है यूएस, सेकंड पर यूएई और फोर्थ पर है चाइना, बट ये थर्ड वाला ज़रूर याद रखना, ठीक है? नीदरलैंड, ये हम लोग मिस कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स बन गए हैं, है ना? ऐसे पाइप्स जिससे हम लोग हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंडिया में पहली बार बने हैं। किसने बनाए हैं? टाटा स्टील ने, ठीक है? टाटा स्टील ने बनाया है, उसका नाम क्या रखा है पाइप्स का? एपीआई X65 पाइप्स, ठीक है? नाम याद रखो ना रखो, ये ज़रूर याद रख लेना, ये टाटा स्टील ने बनाया है ना? हाइड्रोजन क्योंकि थीम है इस वजह से याद रखनी है, वैसे तो ये प्राइवेट चीज़ें वैसे इम्पोर्टेंट होती नहीं है, बट क्योंकि हाइड्रोजन है इस वजह से याद कर लो, टाटा स्टील ने बनाया है, ठीक है? फिर देखो टर्मरिक बोर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? न्यूज़ में भी है। ये किसके अंडर में आएगा? कौन-सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है? पहली चीज़ ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, ये बोर्ड कहाँ पर बनेगा? मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? निज़ामाबाद, तेलंगाना, ठीक है? निज़ामाबाद, तेलंगाना, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, हल्दी, ठीक है? तो ये 2 चीज़ याद रखनी, कौन-सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर होगा? निज़ामाबाद, तेलंगाना। अच्छा, इसकी बात करें अगर टर्मरिक की, तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज़्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है, ठीक है? दुनिया का सब 70% शेयर किसके यहाँ है? अपने इंडिया में ही है प्रोडक्शन का, ठीक है? तो ऐसे याद कर लो कि टर्मरिक में सारे मामलों में हम ही लोग टॉप पर हैं, इंडिया, ठीक है? प्रोड्यूसर में भी, कंज़्यूमर में भी और एक्सपोर्टर में भी। फिर एक चीज़ ये है, अन्न चक्र एंड स्कैन। स्कैन का पहले फुल फॉर्म देख लो क्या है? सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए। एनएफएसए क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है? तो बेसिकली ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पीडीएस होता है ना, उससे रिलेटेड है, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए। क्योंकि अभी हमको पता है ये जो पीडीएस है इसमें बहुत सारी वो हैं, कमियाँ हैं, है ना? जैसे कि लीकेज वगैरह होता है काफ़ी इसमें, डाइवर्ट हो जाते हैं फूड ग्रेन्स, है ना? और ट्रांसपोर्टेशन करने में जैसे फूड ग्रेन्स होते हैं तो उसमें काफ़ी सारा वेस्टेज भी हो जाता है, ओके? क्योंकि पेरिशेबल गुड्स होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी अभी दिक्कतें हैं पीडीएस में, तो उसी में ही रिफॉर्म लाने के लिए 2 चीज़ लॉन्च हुई है, अन्न चक्र और स्कैन, ठीक है? इसमें बेसिकली क्या होगा अन्न चक्र वगैरह में कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इसमें फूड वगैरह, तो उसके लिए ऑप्टिमल चीज़ें, है ना? ऑप्टिमल सप्लाई चेन क्रिएट की जाएगी कि आप इस रोड से ले जाओ, इस पाथ से ले जाओ, है ना? ये व्हीकल यूज़ करो, इस टाइप की चीज़ें इतने टेम्परेचर पे रखो, ताकि कम से कम वेस्टेज हो और कम से कम लीकेज हो सके पीडीएस की, ठीक है? तो बस ये नाम याद कर लो कि अन्न चक्र और स्कैन ये किससे रिलेटेड है? ये पीडीएस में रिफॉर्म्स के लिए है, बस, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर किया है ना? यूएनजीए ने, यूएन जनरल असेंबली ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर किया है। इसकी थीम भी याद कर लेना, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ये 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट है इंडियाज़ फिशरीज़ सेक्टर की अगर हम बात करें, तो ग्लोबली हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, फिश प्रोडक्शन में हम लोग सेकंड नंबर पर आते हैं। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इनलैंड फिशरीज़ वो 75% कंट्रीब्यूट करता है। वैसे हम लोग सोच सकते हैं कि जो क्या होगा कि जो ओशंस वगैरह में फिशरीज़ होती होगी, वो ज़्यादा होती होगी क्योंकि मछलियाँ तो वहीं पे मिलेंगी, बट ऐसा नहीं है, है ना? यहाँ पे स्टेटमेंट में हम लोग फँस सकते हैं, इनलैंड फिशरीज़ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। 75% इनलैंड का ही है, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। दूसरा, कहाँ-कहाँ पर प्रोडक्शन होती है स्टेट वाइज़ देखें, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर वेस्ट बंगाल और फिर कर्नाटका। तो ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंडस फूड 2025, है ना? इंडस फूड 2025, ये क्या है? बेसिकली ये ट्रेड शो है ना? फूड एंड बेवरेजेस का ट्रेड शो है।
इंडस फूड, ये कहाँ पर हुआ है बस ये याद रखो, ये अपने ग्रेटर नोएडा में हुआ है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। फिर नेक्स्ट क्या है, टैक्स डिवोल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है, टैक्स डिवोल्यूशन जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें सबसे ज्यादा किसको मिला है, लोकेशन यूपी को मिला है, इस वजह से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। और ये इसका डाटा भी याद रख लेना, क्योंकि अपने यूपी का है, इस वजह से इसको डाटा याद कर लेना कि जो टैक्स डिवोल्यूशन आया है इस बार सेंट्रल की तरफ से, वो कितना आया है, 31,000। इतना ही याद रख लो, बाकी तो एग्जैक्ट तो नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो अलग अलग, उसमें अलग अलग होगा, ठीक है। तो 31,000 के आसपास है, 31,000 करोड़। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर क्या है, हिंडल्को, है ना, इन्होंने क्या किया है, मतलब हिंडल्को ने इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो इसको कैसे पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन ज्वाइन किया है, वैसे तो बहुत कम लाइकली है कि ये पूछे, बट एक आइडिया होना चाहिए, है ना, इनकेस अगर पूछ ही लिया तो आइडिया होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अगर मार्केट इवेल्युएशन की बात करें, है ना, तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है, एनवीडिया। पहले एप्पल हुआ करती थी, अब जाके एप्पल को सरपास कर लिया है एनवीडिया ने। ये ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन इनका जो वो है मार्केट वैल्यूएशन, वो 4 ट्रिलियन पहुंच गया है, ठीक है, किसका, एनवीडिया का। तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी कौन सी हो गई है मार्केट इवैल्यूएशन के हिसाब से, एनवीडिया, और सेकंड पर है हमारी एप्पल, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफ़ोन मार्केट, है ना? तो ये तो बहुत पहले से ही न्यूज़ चलती आ रही है कि इंडिया जो है स्मार्टफ़ोन मार्केट के मामले में सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट में कौन है? चाइना, ठीक है? तो बस यही याद रखना है कि फर्स्ट पर है चाइना, सेकंड पर है इंडिया स्मार्टफ़ोन मार्केट के मामले में। फिर ये न्यूज़ पुरानी हो गई है बट इम्पोर्टेंट है। म्यूल हंटर डॉट एआई, ये किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। ये हम लोग ने पिछली बार भी करा था, इंडस्ट्री जब कवर करी थी तब किया था, है ना? तो म्यूल हंटर डॉट एआई ये किसका है? आरबीआई ने लॉन्च किया है। ये क्या है? ये एक तरह से जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं ना, तो उनमें जो बैंक अकाउंट्स बनते हैं, जो फेक बैंक अकाउंट्स बनते हैं ना, जिनके थ्रू फ्रॉड किया जाता है, उसी को ही बोला जाता है म्यूल, है ना? म्यूल बैंक्स बोला जाता है उन्हीं को। तो उसी के अगेंस्ट ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, म्यूल हंटर डॉट एआई, ठीक है? किसने किया है बस ये याद रखो, आरबीआई, और किसके लिए है? डिजिटल फ्रॉड्स के लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पीएम ई ड्राइव स्कीम, है ना? बस इसमें क्या याद रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है। ई ड्राइव, है ना? ड्राइव से क्या समझ में आता है? कार, तो बस ये इसी से याद आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, है ना? इलेक्ट्रिक कार्स को अडॉप्ट करने के लिए, मतलब उनको खरीदो सब लोग, उसी के लिए है ये, उसी को एनकरेज करने के लिए ई ड्राइव स्कीम है। अच्छा, एक स्कीम और लॉन्च करी गई थी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो भी पता होनी चाहिए, फेम, है ना? ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो पहले फेम लॉन्च करी थी, अब इसी की एक नई फेम 2.0 ये भी लॉन्च करी है। तो अगर ऐसा कुछ नाम आ जाए, ई ड्राइव, फेम, तो ये पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, ये ई व्हीकल से रिलेटेड है। ओके? चलो नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट किसने निकाली? कोर्सेरा इंस्टीट्यूट, है ना? कोर्सेरा इंस्टीट्यूट ने निकाली है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। इनके हिसाब से इंडिया की जो रैंकिंग है वो 87th है, ओके। और सबसे ज्यादा अगर स्किल रैंकिंग में टॉप पर है तो वो पंजाब है। अगर स्टेट्स में देखा जाए तो टॉप पे कौन है? पंजाब। यूपी की रैंकिंग कितनी है? 13th, ये भी याद होनी चाहिए, और बिहार की 16th, ठीक है। यूपी वाले यूपी की याद रखो, बिहार वाले बिहार की याद रखो, ओके। बाकी टॉप की तो याद रखनी है कि पंजाब है। फिर एचएएल, ये इंडिया की 14th महारत्ना कंपनी बन गई है, ठीक है। एचएएल बिकेम द इंडियाज 14th महारत्ना कंपनी, है ना। अच्छा, महारत्ना कंपनी में क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी तो नहीं, वो बोल सकते हैं कि जितने भी ये 14 महारत्ना कंपनीज है ना, वो कौन कौन सी स्टेट्स में लोकेटेड है ना? स्टेट, हाँ चलो स्टेट में याद कर लेना, सिटी में मत याद रखो, स्टेट में याद रखो, तो उसकी मैचिंग आ जाती है। कई बार पूछा जा चुका है ये, आरओ में भी और यूपी पीसीएस में भी। तो ये जितने भी 14 महारत्ना कंपनीज है ना, ये कौन कौन से स्टेट्स में है, वो जरूर याद कर लेना, ओके। फिर देखो, आईआईएफटी का पहला ओवरसीज कैंपस खुला है दुबई में, ठीक है। तो इसको याद रखना, आईआईएफटी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है ना? ये वो वाला आईआईएफटी नहीं है, वो तो निफ्ट होता है शायद, है ना, फैशन वाला। तो वो नहीं है, ये फैशन वाला नहीं है, ये ट्रेड वाला है, फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका ओवरसीज कैंपस खुला है कहाँ? दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
अभी अच्छा बजट की बात हुई है, ठीक है? तो अब देखो इसके बाद इसमें बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे दे रखा है आई दृष्टि में। अब इसमें देखो सब कुछ रटने वाला ही है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे में डेटा रटने वाला है ना? तो उसमें कुछ ऐसा समझाने लायक है नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनियन बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों के कंपाइल्ड नोट्स, है ना? मिनिमम जितने भी 2-3 पेजेज़ में आ जाएगा हार्डली, है ना? उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो उसको हम लोग कंपाइल करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। वहाँ से डाउनलोड कर लेना और याद कर लेना। जी बिल्कुल जितना मिनिमम होगा उतना हम लोग करवा देंगे। जहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं, यूनियन बजट से फिक्स क्वेश्चन्स होते हैं। कि साइज़ कितना है, डेफ़िसिट कितना है ना? किसी मिनिस्ट्री में कितना एलोकेशन हुआ है, स्कीम में कितना एलोकेशन हुआ है, थीम क्या थी? तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो वो सब हम लोग नोट्स बना के टेलीग्राम पर डाल देंगे, उससे याद कर लेना, ठीक है? तो इस वजह से टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना और नेशनल अफ़ेयर्स प्लस इंटरनेशनल अफ़ेयर्स के जो नोट्स हैं, वो भी डाल दिए गए हैं टेलीग्राम पर, तो उसको डाउनलोड कर लेना। 11 पेजेज़ में दोनों कंप्लीट है, ठीक है? आज इसको इसके भी डाल देंगे, इकोनॉमी के और यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे के, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? चलो बाय-बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करेंगे, ओके? चलो कीप रिवाइज़िंग।